जय हिंद दोस्तों। आज हम दिसंबर की योजना मैगजीन का विश्लेषण करेंगे। ये इसमें समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले चालू करते हैं। अगर संपादिका की बात करी जाए तो इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना अवधारणा के बारे में बताया गया है, जिसका तात्पर्य होता है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पे व्यवस्थित राज्य की परिकल्पना को लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना बताई गई है। ठीक है, अगर इसके संवैधानिक पहलुओं की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल ये दिए हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38, 41, 46 और 47 के बारे में दिया है। इसको जल्दी समझेंगे। जैसे अनुच्छेद 38 में दिया है कि समाज में सामाजिक व्यवस्था कायम करने के बारे में दिया है। 41 का संदर्भ है शिक्षा का, मतलब मूलभूत अधिकार देने की बात की गई, शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार। ठीक है, और 46 की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा मुहैया कराई जाए, इसके संदर्भ में बात करी गई। 47 की अगर बात करेंगे तो जनता में पोषण की व्यवस्था की बात इसमें करी गई है। ठीक है, और अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आधारभूत सुविधा की व्यवस्था कराना लोक कल्याणी का राज्य की परिकल्पना है। ठीक है, आगे आते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये जो आर्टिकल है ये इतना महत्व नहीं रखता है क्योंकि इसको मंत्री के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से हम अपने काम की चीज़ निकालेंगे। पहले तो इसका आर्टिकल टाइटल है सीमांत एवं वंचित वर्गों का कल्याण। मतलब ऐसे लोगों की कल्याण की बात करी गई है जो समाज पे हाशिए पे हैं। सीमांत और वंचित वर्ग, इसमें कौन कौन से आते हैं? अनुसूचित जनजातियां आ जाती हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हो जाते हैं, वृद्धजन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, दिव्यांगजन हो जाते हैं। ठीक है, इन लोगों की परिकल्पना की बात की गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि समाज समावेशी समाज के लिए सरकार की क्या क्या उनके संदर्भ में कार्य करने का उद्देश्य है। ठीक है, तो उद्देश्य को समझेंगे। जैसे समाज का सशक्तिकरण, इसका यहाँ पे वर्णन किया गया होगा। समाज सामाजिक सशक्तिकरण का हो गया, जीवन यापन की सुविधा मुहैया कराने की बात हो गई, चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने की हो गई, शिक्षा हो गया, आर्थिक समानता। ठीक है, और शिक्षा की व्यवस्था, आर्थिक समानता, भरण पोषण की व्यवस्था की जाए, उनका कल्याण के जो योजनाएं हैं उनसे उनको जोड़ा जाए, जिसे बोलते हैं हम लोग समावेशी विकास। ठीक है, मतलब एक वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना या उसके कल्याण हेतु कार्य करना, समावेशी समाज की परिकल्पना बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप आंकड़े थोड़े देखेंगे कि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी गई है अनुसूचित जनजाति लोग के बच्चों को, जैसे कि सरकार उनको फ्री कोचिंग मुहैया करा रही है, जिसके कारण शैक्षिक शिक्षा उन्हें प्राप्त हो और वो भी जो है आत्मनिर्भर हों, आर्थिक रूप से संपन्न हों, जैसे उनकी आगे वाली जनरेशन जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़ती जाए। ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसे उपयोगी वस्तुएं देने की यहाँ पे बात करी गई है। इसके संदर्भ में अगर हम योजना की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे योजना के बारे में देखेंगे कि वंचित लोगों के लिए क्या योजनाएं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, इसके कारण मतलब आर्थिक रूप से उन्नति के परिप्रेक्ष्य में ये योजना का विकास करा गया है। हाँ, ठीक है।
तो ये हो गया। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या क्या है, मतलब राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उनके उत्थान हेतु कई कई योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है। और अगर आंकड़े की बात की जाए तो 2030 तक भारत की जनसंख्या में 12% लोग जो हैं 60 वर्ष के ऊपर होंगे, जिनके लिए सरकार को अधिक सुविधाएं मुहैया करानी रहती हैं, क्योंकि ये पूर्णतः आश्रित होते हैं सरकार पर या 18 से 60 साल के लोगों के ऊपर। ठीक है। अगर यहाँ नशा मुक्ति की बात की जाए तो बताया गया है कोविड-19 में नशे की अ, सुविधा मुहैया ना होने के कारण जो नशे से उभरना चाह रहे हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था करी गई है, जैसे उन्हें नशा से दूर करा जाए, उनका जीवन सामान्य करा जाए। यहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की बात करी गई है कि उनको आवास कल्याण योजनाएं हो गई, कौशल विकास हो गया, शिविर स्वास्थ्य शिविर मुहैया कराने की बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है। यहाँ पे दिव्यांगजनों की बात करी गई कि उनके लिए सरकार के क्या है, उनकी 2000 नए एक्ट के तहत 2019 एक्ट 2000 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत उनकी श्रेणियां 7 से 21 कर दी गई है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो पाएंगे और उनको सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पाएगा। उनके लिए शिक्षा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा हो गई, शिक्षा मुहैया कराना, वातावरण उनके अनुरूप बनाना, कौशल विकास देना, स्वास्थ्य देना। ठीक है। और और यहाँ पे अगर योजनाओं की हम बात करेंगे कि सरकार द्वारा योजना एक सुगम्य भारत अभियान की बात करी गई है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की बात करी गई है कि उनको जो है नेशनल लेवल, ठीक है, और मैट्रिक प्री मैट्रिक पर पीएचडी के जो छात्र हो गए उनको आर्थिक सहायता देना। ठीक है। दिव्यांग खेल केंद्र, मतलब उनके खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना। ठीक है। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आर्टिकल जो लिखा गया है महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। पर ये आर्टिकल साधारण है, कोई इसमें विशेष नहीं है। ठीक है। तो अगर एक आपको यहाँ पे मतलब बताया गया है कि महिलाओं के साथ अत्याचार जो होते हैं जहाँ पे वो कार्य करती हैं, और उस अत्याचार तो होता था, पर कोविड-19 के कारण घरों पे भी अत्याचार की केस ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। ठीक है। तो इस बारे में बताया गया है और इसमें एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है न्याय, ये स्टेटमेंट ये किसका है, न्यायमूर्ति अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज हैं न्यायमूर्ति रूथ बेदर बेदर गिसबर्ग। उन्होंने मतलब कहा है कि जो हमें पैर की जूती समझना बंद करें। ठीक है। और हमें बराबर आने का मौका दें। ये उनका स्टेटमेंट है। अभी किसी भी उत्तर लेखन में इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम वही बताया गया है कि वर्क फ्रॉम होम में अत्याचार के जो मामले हैं उनके उत्पीड़न का मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, भावनात्मक हो गया, उनके केस बढ़े हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिससे उनकी शिकायत सुनी जाएगी, उसका निवारण किया जाएगा। लोगों को, मतलब पुलिस कर्मियों को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके कारण अगर पुलिस वालों की सोच बदलती है तो जब वो अपनी शिकायत लेके या अपनी कार्रवाई कराने के परिप्रेक्ष्य में जब थाने या पुलिस स्टेशन पहुंचेंगी तो उन्हें असुविधाजनक सवाल ना पूछना पड़े, उन्हें मतलब सुविधा महसूस हो, नहीं तो न्याय क्यों चाहेंगी। ठीक है। तो इस संदर्भ में बात करी गई है उन्हें अपने वो अधिकार मालूम होने चाहिए कि उनके अधिकार क्या क्या हैं जिसके कारण उनको न्याय मिल सकता है। यहाँ पे आगे जब हम आएंगे तो यहाँ पे उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए गए हैं, घरेलू हिंसा से लेकर भारतीय दंड संहिता, दहेज 1961 अधिनियम, इस बारे में दिया गया और ये बताया गया कि युवा पीढ़ी को इसमें आगे बढ़कर कार्य करना पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ पे आते हैं शहरी इलाकों में बढ़ती स्वच्छता। इसमें है, आप जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसे ही हम लोगों को एक रैंकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि क्यों हम लोग एक राज्य को नीचा दिखाएं या बताएं कि आपका गंदा है, एक राज्य को दिखाएं कि वो ऊपर है, ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी? तो इसमें बताया गया है प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के कारण राज्यों के बीच में। तो अगर प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होगी तो राज्य इसमें सुधार करने के लिए कार्य करेंगे, और प्रतिस्पर्धा के अनुरूप हम उस पर निगरानी कर सकते हैं। ठीक है। बताया गया 2020 में 4,242 शहर इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं। बताया गया है डिजिटल इंडिया का प्रयोग किया गया है पूर्णतः इसमें, मतलब कागज़ का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। डिजिटल इंडिया का ये एक उदाहरण है बहुत अच्छा। लोगों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता इसमें पैदा करी गई है। इम्पॉर्टेंट किस लिए हो जाता है? क्योंकि नागरिकों के द्वारा इसमें फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक नागरिकों के द्वारा लिया जाता है, जिसके कारण हम लोग जो हैं शहरों को रैंकिंग दी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे इसके घटक दिए गए घटक। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो अवशिष्ट हैं उसका नियोजन, मतलब उसको कैसे मुक्ति प्रदान की जाती है, कैसे मुक्त किया जाता है, प्रबंधन कैसे किया जाता है। पहले ये 14% था ठोस अवशिष्ट का, अब वो 67% हो गया है, जो कि एक सकारात्मक पहल है। इसका जन आंदोलन की तरह इसे लोगों के द्वारा उठाया गया है। जन आंदोलन का मतलब है लोगों की सहभागिता। इसमें 84,000 कर्मियों की नियुक्ति करी गई है। डिजिटल नवाचार लाया गया है। ठीक है। शिकायत निवारण के लिए प्रबंध किया गया है। सार्वजनिक शौचालय स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक शौचालय हेतु गूगल मैप पे इसकी जानकारी मुहैया कराई जाती है। लोगों के द्वारा डिजिटल संपर्क साधा जाता है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की इसमें पूर्ण व्यवस्था कराई जाती है। ठीक है। कार्यशालाओं में लोगों को प्रशिक्षित कराया जाता है। रिपोर्ट कार्ड के तहत किसने कैसा अपना कार्य किया है प्रशासन में, उनको रैंकिंग की जाती है। लैंडफिल की समस्या का निदान किया जाता है। अब कूड़े करकट, इसका प्रभाव है कूड़े करकट अब अलग अलग बांटे जाते हैं, सूखा, गीला, खतरनाक। किसी भी अस्पताल में, किसी बड़ी संस्था में जाइए आपको मिलेगा। इंदौर में लोगों के द्वारा घर में ही ऐसे करा जाता है। ठीक है। और स्वच्छता लाई जाती है, सूखे कचड़े का प्रबंधन कराया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है। अभी आते हैं हम लोग सभी के लिए भोजन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत अपनी खपत से कहीं अधिक जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, उसकी उपज करता है, जिसका जो संभव हुआ है हरित क्रांति के समय। क्योंकि 1960 के पहले हम लोग ये निर्भर थे दूसरे देशों के ऊपर, खासकर अमेरिका के ऊपर, जिसका ये हम लोग का गलत फ़ायदा उठाता था। तो इस संदर्भ में हरित क्रांति करी गई है। तो उसका बताया गया है पहले जो हम लोगों का ध्यान कृषि पे आया, कृषि से हम लोग का ध्यान जो है फिर सेवा और विनिमय में आया। अब हम लोग पुनः दोहराते हुए अब हम लोग का ध्यान सेवा और विनिमय से, विनिर्माण से कृषि और खाद्य सुरक्षा पे जा रहा है। और तत्काल में चल रहे कृषि आंदोलन से आप लोग परिचित ही होंगे। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि भुखमरी की स्थिति के बारे में बताया गया है। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत 2020 में अपने मतलब जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के अन्यथा भी 14% आबादी, मतलब 19 करोड़ के आसपास लोग जो हैं, आबादी जो है भूखमरी का सामना कर रही है।
ठीक है। उसमें अल्प पोषित लोग हैं। अल्प पोषित मतलब उन्हें पूरा पोषण नहीं मिल रहा, मतलब कैलोरी कम मिल रही है, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा हो गई, प्रोटीन हो गया, ये सब उन्हें ज़रूरत से कम मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? परिवार में खाद्य सुरक्षा ना होना, माताओं की देखभाल ना होना जिसके कारण बच्चों पे भी बुरा असर पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होना, स्वस्थ पेयजल ना होना, साफ सफाई की सुविधाओं का अभाव होना, आगे कुपोषण का दिया है। ठीक है, मतलब शरीर जो है उस तरह विकसित नहीं होता है बच्चे का, उसे कुपोषण बोलते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे जीएचआई टैग, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ठीक है, भारत के अगर परिपेक्ष में देखेंगे तो 2019 में भारत को 117 देशों में से 102 रैंक मिली थी। ठीक है, और 2020 में देखेंगे तो ये 94 हो गई है। इसका आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे बताया गया है कि अल्प पोषण हो गया, बच्चों का कम वजन हो गया, बच्चों का शारीरिक विकास रुकना हो गया, बाल मृत्यु दर हो गया। इन घटकों पे इसको मापा जाता है या इसकी देखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आप आएंगे तो राज्य के अनुसार दिया है, अपने राज्य का आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में शारीरिक विकास रुकने की जो दर है सबसे ऊंची है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अनेक राज्यों में यहाँ पे दिया है अधिक है। हाँ, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी में जो है और झारखंड में अल्प भार, मतलब बच्चों का अपनी उम्र के अनुसार उनका भार में कमी, यहाँ पे ये लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सतत विकास में नीति आयोग का बताया गया है कि नीति आयोग जो होता है इसके देखता है कि इसमें विकास कितना हुआ है, क्या सुधार हुआ है, क्या सुधार और करना है, किन योजनाओं में परिवर्तन करना है जिसके कारण हम लोगों को आगे संभावित जो लक्ष्य बनाया गया है उसकी प्राप्ति हो सके। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करी गई है। इससे क्या होता है, बच्चों हो गई, गर्भवती महिलाएं हो गई जिनको अल्पाहार मिल रहा है, कृषक को लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे खाद्य और पोषण सुरक्षा दिया गया है क्योंकि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत उसके अंदर खाद्य सुरक्षा मिलना भी एक मानव का, एक भारतीय नागरिक का अधिकार के तहत आता है। ये कल्याणकारी कदम जो है ये अधिकार दिलाने की ओर है। ठीक है, इसके इसके संदर्भ में अन्योदय अन्न योजना की बात करी गई है जिसमें गर्भवती महिलाओं को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाती है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करी गई है। ठीक है, जिसमें अल्प पोषण और एनीमिया की रोकने की बात करी गई है। ठीक है, और कृषि उत्पादकता और आमदनी, इसमें बात करी गई है कि किसानों की जो आय है दुगनी कैसी करी जाए। ठीक है, इसमें दुगनी कैसे करी जाए इसके लिए यहाँ पे दिया है जैसे कि हर बूंद में अधिक पैदावार हो गई, हर खेत को पानी मिले, मतलब सिंचाई व्यवस्था कराना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में यहाँ बताया गया है फसलों में कैसे सुधार किया जाए, उनका दाम बेहतर किया दिया जाए, गैर कृषि कार्यों में अपने को जोड़ना। ठीक है, पशुधन की उपलब्धता को बढ़ाना जिसके कारण कृषक की जो आय है दुगनी करी जा सकती है। ठीक है, वो सिर्फ कृषि पर निर्भर होकर आय दुगनी नहीं हो सकती क्योंकि अधिकांश लोगों के पास जो खेत के जो जोत हैं वो छोटे हैं, 1 हेक्टेयर से कम। यहाँ पे आप आएंगे तो बहुयामी निर्धनता सूचकांक की बात करी गई है। तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री दी गई है कि कैसे 1970 में शुरुआत हुई,
2011 में दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया में निर्धनता मापन की विधि के विकास के तहत इसकी खोज हुई। ठीक है, यहाँ पे हमारे जानने की बात यह है कि आगे आप जब आएंगे, निर्धनता का जो मापदंड है वो 1919 में क्या था कि $1 से जो कम कमाता है वो निर्धन है। ठीक है, 2015 में 2015 में $1.5 के मतलब $2.25 के आसपास हुआ। ठीक है, वो आगे बढ़ के $2 के आसपास हो गया। अब हमारे लिए यहाँ पे ये जरूरी बात है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने का मापदंड क्या है, तो वो आप आएंगे इस पे, जो कि कई प्राथमिक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ठीक है, जैसे 2000 में मेहता कमेटी के द्वारा जो है लाचारी और हताशा को निर्धनता का सूचकांक मांगा गया। ठीक है, फिर 1950 में बीएस मिन्हास के द्वारा प्रति वर्ष की आय के अनुसार निर्धनता का मापन माना गया। 1971 में वी.एम. डांडेकर और नीलकंठ रथ द्वारा कैलोरी को मापन माना गया, मतलब कि कितनी कैलोरी के नीचे अगर उनको मिलता है तो वो गरीब की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, फिर 2010 में तेंदुलकर कमेटी के द्वारा प्रति व्यक्ति खपत व्यय को माना गया, मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह से कम जो कमाता है वो गरीब है। रंगराजन समिति 2014 के द्वारा इसको बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये किया गया। ठीक है, ये कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है इस पे यहाँ पे बात करी गई है। भारत में बताया गया है यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार कि भारत में निर्धनता में कमी आई है, बहुत लोग निर्धन रेखा के ऊपर उठे हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में झारखंड का एग्जाम्पल दिया है और वैश्विक संदर्भ में कंबोडिया, बांग्लादेश, पेरू और इथियोपिया का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, पर भारत के परिप्रेक्ष्य में 36.9 लोग अभी भी निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो अनेक माध्यमों के द्वारा सरकार इनके जीवन को निर्धनता के ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। इसमें सब्सिडी है, मूलभूत सुविधाएं हैं और कई योजनाएं हैं। भाषाई विविधता की चुनौती को हम लोग देखेंगे। इसका पूरा जो झुकाव है वो जो है, जो अभी मजदूरों का पलायन हुआ था, प्रवासी मजदूरों के ऊपर, उनके इस आर्टिकल का झुकाव उधर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र में बात करी गई है कि 1971 में 76% लोग अपनी भाषा बोलते थे, जो 2011 में 69% हो गई देशज भाषा। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करी गई है कि ऐसे लोगों को जो है अपनी भाषा या राज्य भाषा नहीं बोल पाते हैं या उनका अभाव होता है, उनको क्या दिक्कत होती है कि उन्हें जो है राज्य में मिलने वाली सुविधाओं का वो उससे वंचित रह जाते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन और सुविधाओं में उन्हें वंचना का शिकार करना पड़ता है। संवैधानिक पहलुओं की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र करा गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो अनुच्छेद 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई अंग्रेजी में होगी 2019 में उसमें संशोधन किया गया है, तथा क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में भी उसको जोड़ा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्रवाई हो
कि जैसे स्थानीय लोग उन कार्रवाई को समझ सकें और उसमें भाग ले सकें। और इसमें जोड़ा गया है नया शिक्षा कानून 2020, ठीक है। उसके तहत स्थानीय भाषा को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके बारे में इस आर्टिकल में इतना ही जानकारी के लिए बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ आएंगे दिव्यांग जनों के लिए क्या भारत सरकार की नीति है, ठीक है। उसके संदर्भ में यहाँ बात करी गई है। 1990 में पहली बार दिव्यांग की व्याख्या करी गई थी 1990 में पहली बार, ठीक है, कि वो पीड़ित होते हैं, उन्हें हमेशा देखभाल की जरूरत होती है, वो दूसरों पे आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। पर इस नीति में बदलाव, मतलब दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत थी, ठीक है। दृष्टिकोण जो है परिवर्तन करने की जरूरत है सामाजिक मॉडल में, ठीक है, जिसमें परिवर्तन आया वर्ष 1981 में, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष घोषित किया गया और उसी के संदर्भ में 1983 में दिव्यांगों के अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा की गई, जो कि कहीं ना कहीं सूचक था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब भारत के संदर्भ में बात करेंगे। दिव्यांग लोग शामिल हैं जिसमें दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक लोग अक्षम हैं, उनको उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। भारत के संदर्भ में 1970 से 1980 के दशक में शुरुआत जो है दिव्यांगता मुद्दों की हुई थी, जिसके कारण इनको सामाजिक श्रेणी इनकी मजबूत करी गई है। और इसमें जो है स्कूल, राष्ट्रीय संस्थान, गैर सरकारी संस्थान की सहभागिता हुई। 1981 में जैसे कि बताया गया चुका है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। और दिव्यांगों के लिए जो अधिकार की बात है 2016 में आई कि कैसे वातावरण को या संसाधनों को उनके अनुरूप बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि उनके लिए अलग विभाग की व्यवस्था की गई, अलग केंद्र की व्यवस्था की गई, अलग आयोग की व्यवस्था की गई, भारतीय कृषि अंग निर्माण की व्यवस्था करी गई है, ठीक है। सांकेतिक भाषा में लोगों को प्रशिक्षण देने की बात करी गई है, जिसमें बेल प्रेस स्कीम हो गई दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना की यहाँ पे बात करी गई है। बताया गया है कि उनको कैसे ध्यान हटाया जाए दिव्यांगता से और उनको शिक्षित कौशल प्रदान करके मुख्य धारा में शामिल किया जाए, ठीक है। यहाँ पे बात करी गई कि मुख्य धारा में उनको कैसे शामिल किया जाए, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे शून्य अस्वीकृति नीति। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी स्कूल में दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता है और उनके लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था करी गई है, जिनमें उनको उचित उनके अनुसार शिक्षा उनको प्रदान की जा सकते हैं, ठीक है। उनके अनुरूप पाठ्यक्रम की विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उनको अलग प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर के लिए समावेशी और सुलभ स्वच्छता नीति का आरंभ किया गया है, जिसका उन्हें लाभ बुनियादी जमीनी पहलू पर देखने को मिल रहा है। बैंकिंग व्यवस्था मतलब आरबीआई द्वारा उनको विशेष सुविधाएं दी गई है, ठीक है। उनके लिए विशेष काउंटर बनवाए गए हैं। घर तक उनको सुविधा मुहैया कराई गई है। जो बीमार हों, बुजुर्ग हों या अक्षम हों, इनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हेतु नए प्रावधान किए गए हैं, नए सुधार किए गए हैं। गरीबी से उठाने के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्य किए गए हैं,
ठीक है, मतलब सामाजिक समावेश को अधिक से अधिक बढ़ाने की बात की गई है। दिव्यांग जन समावेशन नीति की बात करी गई है। निगरानी और मूल्यांकन इनका उचित स्तर पर हो। ठीक है, अंतःविभागीय श्रेणियां बनाई गई हैं। दिव्यांग जनों को अधिकार दिलाने उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। भर्ती एवं मानव संसाधन उनके अनुकूल बनाई जा रही, किसके तहत? नीतिगत दिव्यांगन अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, वार्षिक आयोजन किया जा रहा है, मानव संसाधन उनके अनुरूप किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, संचार की व्यवस्था की जा रही है। तो कैसे उनको जोड़ा जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे अक्षमता से समर्थता। मतलब यहाँ कहने का मतलब है शारीरिक ना होकर के मानसिक तौर पर है। यहाँ पे शारीरिक अक्षमता से मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक है। क्योंकि आंकड़े के अनुसार देखा जाए 18 में से एक व्यक्ति 18 में से एक व्यक्ति जो है शारीरिक अक्षम है। ठीक है, इसमें मुश्किल कहाँ पे होती है? इनके अगर दैनिक पहलू देखेंगे, नैतिक पहलू देखेंगे, सामाजिक पहलू देखेंगे, मतलब डे बाय डे की लाइफ में इनको कितनी समस्या होती है। सामाजिक पहलू का मतलब है लोगों द्वारा इनका नज़रिया कैसा होता है, इस परिपेक्ष में इसमें बात करी गई है। और मुश्किल कहाँ पे होती है? क्योंकि इनका पता लगाना सामान्यतः मुश्किल होता है। पता लगता है तो गलत उपचार के कारण ये समस्या और बढ़ जाती है, जिसके कारण समय और लगता है और ये बीमारी फिर रिवर्सिबल नहीं है, मतलब इसको पुनः जो है सुधार नहीं किया जा सकता जब इसमें अधिक क्षति पहुंच जाती है मस्तिष्क को। ठीक है, इसमें क्या क्या लक्षण हैं? मामूली चोट हो गई, याददाश्त याद ना रहना हो गई, ठीक से नियोजित ना हो पाना, ठीक से चीज़ों को ना समझ पाना। तकनीकी स्तर पर बात करें, लिखने और गणनाओं समझने में, चीज़ों में मुश्किल होना। ठीक है, सामाजिक जीवन कौशल ना सीख पाना, सामाजिक संपर्क ना कर पाना, जिसके कारण बुरा असर पड़ता है। दवाओं के सेवन से और शारीरिक समस्याएं होती हैं। ठीक है, लोगों में मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। यहाँ पे ये सबका बताया गया है। और इंद्रियों के परिप्रेक्ष्य में बात करी गई कि इंद्रियां कैसे काम नहीं करती हैं, रोशनी, आवाज़, गंध, स्पर्श, स्वाद इन लोग को नहीं पता लगता है या इसमें कोई समस्या होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई स्वास्थ्य कर्मियों की ज़रूरत है, उस पर कैसे काम किया जाए, निदान किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप आएंगे तो इन पे जो है कार्यस्थल पे दबाव होता है, सामाजिक माहौल में, मतलब अगर ये समाज में अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं तो सामाजिक रवैया जो इनको ऐसा होता है वो उनको ऊपर उठाने के प्रति उनको पतन की ओर कार्य करता है। ठीक है, कार्यस्थल पे तनाव मिलता है, आत्मसम्मान का इनको अभाव होता है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर देखेंगे क्यों नहीं इनका उत्थान हो पा रहा है, इनके संरक्षण हेतु कानून है परंतु उसका नकारात्मक आकलन किया जाता है, पूर्वाग्रह से होकर उनके प्रति सोच बनाई जाती है। उनके द्वारा अगर इस परेशानियों को बताया जाता है तो उस पर कहा जाता है कि ये विशेष सुविधाओं हेतु ऐसे नाटक कर रहा है या ऐसे अपने आप को प्रतीत कर रहा है या अपनी नाकामी छुपाने के संदर्भ में ये काम कर रहा है। ठीक है, बताया गया है, यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं कि 1 करोड़ के बच्चों को जो मिर्गी आती है, 15 करोड़ मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। भारत में जो है 11,000 मनोचिकित्सक और 54,000 मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की ज़रूरत है। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ के अनुसार कि भारत अपने स्वास्थ्य बजट का केवल 0.06, मतलब केवल बजट का नहीं, जो अपने स्वास्थ्य बजट का होता है उसमें से इतना जो है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करता है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें कैसे लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाए, लोगों की समझ बढ़ाई जाए। ठीक है, इनकी सहायता के परिपेक्ष में बात करी जाए। ठीक है, और एक बताया गया कि अभी पीछे जैसे आपने पढ़ा था 7 से 21 वर्ग कर दिया गया है,
जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि इनके संदर्भ में कैसे कार्य करना है। ठीक है, ठीक है। जल्दी इनके रोग का पता हो, जल्दी उस पर उपचार हो, जैसे कि इनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ किया जा सके। अनुकूल वैकल्पिक तरीकों के तहत इनको विशेष धारा से जोड़ा जाए, इनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, भावनात्मक जुड़ाव जो है लोगों के संदर्भ में जोड़ा जाए, इनको यह बताया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इनके रोगों का पता लगाया जाए। अब तो तकनीक के तौर पे ऐसे कई एप्लीकेशन आ गए जिसके संवाद के द्वारा, चित्रों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि ऐसी समस्या है कि नहीं, फिर उसके संदर्भ में जल्दी से जल्दी इलाज हो या क्या उसमें करना है माता पिता को, इसमें बताया जाए। इसमें महात्मा गांधी के ग्राम विकास के पहलुओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि इसका हित जो है, ग्राम विकास का हित जो है, सार जो है, सबका हित सबका कल्याण की बात है। ठीक है, सहयोग और आर्थिक समानता की बात करी गई है, जिसमें कृषि हो गया, स्वच्छता हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, बुनियादी शिक्षा हो गई, सामाजिक मेलजोल हो गया, सत्य अहिंसा के अपने को जोड़ते हुए आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना की करी गई है, जिसको ग्राम विकास नाम दिया गया है। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया कि किसी भी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। धन संपत्ति का आर्थिक नियोजन का उचित न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ठीक है, ग्राम स्वराज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने गांव का विकेंद्रीकरण की बात की गई है। ठीक है, जो अपने में स्वतः लोकतंत्र हो, अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करता हो, जैसे कि बुनियादी जो सब्जियां हो गई, दाल हो गई, चारागाह हो गई, खेलने की हो गई। जो ग्राम स्वराज में नशीली वस्तुओं का सेवन का निषेध हो, ये ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी गांधी जी की। उसके बाद पढ़ेंगे आदर्श ग्राम। ठीक है, आदर्श ग्राम का संदर्भ है आत्मनिर्भर गांव। ठीक है, जो स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, पंचायतें हों, प्रारंभिक शिक्षा हो। ठीक है, इसको बात करी गई। बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक तालीम। यहाँ पे बुनियादी शिक्षा का मतलब है शारीरिक, मन और आत्मा के प्रति भी समग्र विकास हो। ठीक है, बुनियादी तालीम का मतलब यहाँ कला के माध्यम से जोड़ा जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, इतिहास, भूगोल, गणित, आत्मनिर्भर हो, श्रम की महत्व के बारे में बताया जाए, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में यहाँ देखेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छ और स्वच्छता पहला कदम होना चाहिए। जो मवेशियों की जो मल होते हैं उनके द्वारा खाद बनाया जाए, जिससे वातावरण को शुद्ध रखा जाए। ताज़ी हवा, ठीक है, खान पान, व्यायाम, साफ सुथरा माहौल, पवित्र हृदय की भी बात करी गई है। जड़ी बूटियों का प्रयोग, प्राकृतिक चिकित्सालयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग और उसको लोगों द्वारा अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अन्योदय से सर्वोदय तक मतलब यहाँ समझेंगे वंचित दुर्बल वर्ग के विकास यानी अन्योदय, और उसके बाद पूरे समाज का विकास यानी सर्वोदय। मतलब पहले जो नीचे के तबके के लोग हैं उनका विकास, फिर ये विकास का समायोजित विकास ऊपर की तरफ हो, जैसे कि पूरे समाज का विकास हो। इसको बोलते हैं अन्योदय से सर्वोदय तक। ठीक है, इसमें समग्र ग्राम सेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परस्पर सहयोग की भावना के यहाँ बात किया गया, मतलब सबका लाभ, सबकी हित की बात करी गई है। आपसी हित के माध्यम से कार्य करना जिससे सभी को लाभ हो उसका। खादी तथा ग्राम उद्योग के बारे में आप सुनते होंगे, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, और बढ़ई गरीब मधुपालन हो गया, बेरोजगारी और पिछड़ेपन को दूर करना इससे यहाँ। और टेक्नोलॉजी के परिपेक्ष में अगर बात करी जाए तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो रोजगार भी दे, आर्थिक प्रगति भी दे और सामाजिक न्याय भी दे, पर मानवीय श्रम की जगह ना ले, बल्कि व्यक्ति की मदद करे, कार्य कुशलता बढ़ाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी
गांधी जी के संदर्भ में इतनी ही होनी चाहिए। आर्थिक समानता की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है भौतिक वस्तुओं की एक सीमित सीमा तक ही महत्ता होती है। न वस्तुओं का अभाव होना चाहिए, न अतिरेक होना चाहिए, मतलब न उसके अभाव हो न ज़्यादा हो। एक वस्तुओं का जो हो समावेशी वितरण हो, सभी के पास हो, ठीक है, जो कि हो सकता है विकेंद्रीकरण के माध्यम से। यहाँ पे सतत और टिकाऊ विकास के बारे में बात किया गया, मतलब प्रकृति को अपने साथ रखकर विकास करना, ठीक है, न प्रकृति को कम समझना, न विकास को अधिक समझना, दोनों को बराबर बैलेंस करते हुए चलना, ठीक है। इसमें यहाँ पे इतना ही बताया गया है। फिर आगे हम लोग आएंगे मादक पदार्थ, मतलब जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा होगा कुछ नहीं खुला पर शराब की दुकानें खुल गई, तो इसमें रैंकिंग दी है पहले नंबर पे शराब, दूसरे नंबर पे भांग, तीसरे नंबर पे अफीम का प्रयोग भारत में होता है सर्वे के अनुसार, ठीक है। एम्स और सामाजिक, इसको जो रेगुलेट करता है सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के तहत, ठीक है। और इससे हाँ, शराब के संदर्भ में बात की जाए तो 16 करोड़ लोग 10 से 17 वर्ष की आयु के, जो कि 14.6% है, इसका सेवन करते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है लोगों को इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, और जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल स्तर पर कार्य करना, बच्चों को बताना कि ये आगे कितना हानिकारक हो सकता है। इसमें किस माध्यम के बनाया जा सकता है, शिक्षकों को बनाया जा सकता है, ठीक है, फिल्म के आधार पर, नुक्कड़ नाटक के आधार पर, ठीक है, समुदाय में जागरूकता फैलाना जिसके कारण लोग अवगत हों, ठीक है। बच्चों को खासकर अगर इससे बताया जाता है या इन्हें अवगत कराया जाता है तो आगे चल के हम इससे ग्रसित लोगों की संभावना कम कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम को बढ़ाकर अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ठीक है, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाके इसको कम किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के संविधान में न्याय की परिकल्पना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, मतलब समाज में सभी को मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत अधिकार प्राप्त होना सामाजिक न्याय है। जिसके अगर संवैधानिक पहलुओं की बात करेंगे तो आर्टिकल 23 हो गया, आर्टिकल 24 हो गया, आर्टिकल 37 हो गया। जैसे कि आर्टिकल 23 में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार की बात करी गई है, 24 में कारखानों की बात करी गई है, ठीक है, और आर्टिकल 37 मतलब नीति निर्देशक तत्व की तहत बात आती है, जिसके तहत आप जो है न्यायालय में इसको लेकर शिकायत नहीं कर सकते। राज्य अगर अपने स्तर पर प्रभावी या योग्य है कि वो व्यवस्था करे तो ये कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 38, 39 और 46 के तहत सामाजिक न्याय की परिकल्पना की गई, मतलब इसके संवैधानिक जो पहलू हैं उनका जो वर्णन है इन संविधानों के अंतर्गत है,